नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। आज जिसमें बात करूंगा मैं आप लोगों से, जो फोरियर सीरीज हमने स्टार्ट कर दी थी उसका कंटिन्यू पार्ट रहेगा आज। पिछली जो क्लास रही है उसमें मैंने बात करी थी कि किन सिग्नल्स के हम फोरियर सीरीज को डिफाइन करते हैं और फोरियर सीरीज डिफाइन करने के पीछे मेन उद्देश्य हमारा क्या रहता है, और अगर हम किसी की फोरियर सीरीज डिफाइन कर रहे हैं तो उसका हम एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमें जो भी हमारा सिग्नल होता है उसके अंदर में जितने भी साइनोसॉइडल से हम बात करें हार्मोनिक्स होते हैं जो कि अपने आप में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, उनको हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करी जाती है उसके अंदर में। लेकिन जरूरी नहीं कि जिनकी पीरियोडिक सिग्नल है लेकिन फिर भी हम उसकी फोरियर सीरीज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास में डिस्टिलेट कंडीशंस थी जो तीन हमारे पास में, उसके लिए मैंने बात करी थी कि सबसे पहले हमारी कंडीशन ये थी कि उसके पास में जो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो हमारे पास में फाइनाइट होने चाहिए। दूसरी हमारी जो कंडीशन थी कि जो भी हमारे पास में डिसकंटिन्यूटी होगी वो एक फाइनाइट अमाउंट में होनी चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसके अंदर में डिसकंटिन्यूटी चली जाए, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में वो हमारे पास में डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे पास में एक फाइनाइट नंबर होने चाहिए, जो डिसकंटिन्यूटी के नाम से हमने पिछली क्लास के अंदर में अच्छे से समझा था इनको। फिर तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी एरिया होता है, जो भी आपने सिग्नल दिया है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये तीन हमारे पास में डिस्टिलेट कंडीशन थी। अगर ये फॉलो होती है तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारा सिग्नल जो है उसकी फोरियर सीरीज, फोरियर हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, फोरियर सीरीज का उसके अंदर में एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखिए अब बात करता हूं मैं कि कैसे आप इनको एक्सपेंड करेंगे। पहली जो कहानी रहेगी वो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो भी हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएं तो कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि कोई भी सिग्नल होता है, मान लो ये मेरे पास में सिग्नल है, एक एग्जांपल के लिए मैं इस सिग्नल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि अपने आप में हार्मोनिक्स है बहुत सारे सिग्नल्स का, यानी कि हमने अगर मैं इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूं, यानी कि इसके पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज के अकॉर्डिंग देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास में ये फ्रिक्वेंसी भी इसके अंदर में रहेगी, हो सकता है दूसरा और भी सिग्नल इसके अंदर में प्रेजेंट रहे, यानी कि ओमेगा नोट मेरे पास में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी और इसका मल्टीपल 2 ओमेगा नोट भी हो सकता है, 3 ओमेगा नोट भी हो सकता है, 4 ओमेगा नोट भी हो सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर में मल्टीपल्स होंगे जो कि अपने आप में क्या कहलाते हैं, ये अपने आप में हार्मोनिक्स कहलाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिग्नल को, मान लो ये मेरे पास में एक्सटी सिग्नल है, इस एक्सटी सिग्नल को ध्यान से सुनना पॉइंट को, इस एक्सटी सिग्नल को मैं लिख सकता हूं दैट कैन बी रिटन एज ए नोट प्लस, देखो ए नोट जो इसके अंदर में रहता है वो यहां पर काम करता है इसके डीसी पैरामीटर्स का लेके, यानी कि इसकी एक डीसी वैल्यू भी हो सकती है जो कि अपने आप में कांस्टेंट रहेगी, यानी कि डीसी सिग्नल। जैसे हमने बोल दिया कि भाई 4 वोल्ट का सिग्नल है, बस इसका क्या रहेगा, ये हमारे पास में थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोल दिया 5 वोल्ट का है तो ये 5 वोल्ट हमारे पास में क्या रहेगा, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हर सिग्नल के अंदर में हमें एक डीसी सिग्नल भी डिफाइन करना पड़ता है, मे बी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद में हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि उसके अंदर में डीसी सिग्नल जो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा इसके अंदर में कहानी बात करें कि हमने कहा था कि जो साइनोसॉइडल सिग्नल इसके अंदर में प्रेजेंट होंगे। अब साइनोसॉइडल सिग्नल कौन कौन से होंगे, या तो साइन होगा या फिर इसके अंदर में कोसाइन होगा, दोनों सिग्नल इसके अंदर में प्रेजेंट होंगे। अब कितना उनका एम्पलीट्यूड है, मान लो यहां पर मैंने बात करी इस सिग्नल को लेके जो इंटरनली एक जा रहा है और दूसरा सिग्नल ये मैंने लिया, तो दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड है। तो इनके लिए एम्पलीट्यूड्स को डिफाइन करने के लिए जब भी हम बात करते हैं कोस को लेके, तो कोस के साथ में हमेशा जुड़ेगा ए एन, यानी एनथ कोई भी हम हार्मोनिक्स की बात कर सकते हैं। ये मान लो मेरे पास में फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक है, इस तरह से हम उसकी बात करते हैं। तो ए एन यानी कि जो भी आप नंबर ऑफ जो भी हार्मोनिक की बात करते हैं उसका एम्पलीट्यूड, और यहां पर कोस एन ओमेगा नोट टी, यानी कि जो भी हार्मोनिक्स आपके पास में आया वो उसका एम्पलीट्यूड, और ये जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर में हार्मोनिक्स बन रहा है वो सिग्नल यहां पर आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या था दूसरा, इसके अंदर में आपको बी एन, यानी कि जो मेरे पास में साइनोसॉइडल सिग्नल, एक साइन भी हो सकता है, कोसाइन हो गया। कोसाइन का तो मैंने डिफाइन कर दिया कि ए एन के साथ में आएगा, और जो हमारे साइन सिग्नल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। साइन सिग्नल की बात करूं तो 0 से ये ऐसे स्टार्ट होता है, और कोसाइन सिग्नल की बात करें तो कोसाइन सिग्नल 0 पर हमें 1 की वैल्यू देता है। इस तरह से हमारा सिग्नल चलता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, जो भी मेरे पास में कोसाइन साइन सिग्नल होगा दैट कैन बी रिटन एज बी एन उसका एम्पलीट्यूड होगा, जो भी यहां पर सिग्नल मान लिया मैंने कि जो अपने आप में साइन रखता है, साइन पैरामीटर रखता है, तो इसके साथ में आएगा साइन एन ओमेगा नोट टी। ये क्या हो गया भाई,
ये मेरे पास में हो गए हैं एक पर्टिकुलर हार्मोनिक्स के जो भी हमारे पास में सिग्नल है, कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, कोस और साइन। अब इसके अंदर में ए एन और बी एन क्या रिप्रेजेंट करें, बी एन रिप्रेजेंट करे उस पर्टिकुलर हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड, एन ओमेगा नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर हार्मोनिक्स की। ओके, अब देखो ये तो हमने डिफाइन कर दिया जनरल तरीके से। अब मान लो मैंने एक के लिए मैंने फाइंड करना है, सेकंड के लिए फाइंड करना है, थर्ड के लिए फाइंड करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इनके वैल्यूज को पुट करूंगा। यानी कि आप ये कहोगे कि इन सभी का क्या होता है, ये समेशन होता है। पहले हार्मोनिक्स भी होगा, ये सिग्नल जो बना हुआ है ये सभी का क्या है, अपने आप में समअप है ना। तो समअप करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे समेशन लगा दिया जाता है। अब ये समेशन कहां से कहां तक चलेगा, ये मेरे पास में माइनस इन्फिनिटी से लेकर और ये इन्फिनिटी तक, यानी कि आप माइनस इन्फिनिटी से जाकर और प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, जितने भी सिग्नल्स होंगे सबका कॉम्बिनेशन यहां पर आ जाएगा, हर किसी का एम्पलीट्यूड यहां पर आप लोग ऐड कर पाएंगे। तो यही हमारे पास में क्या होता है, तरीका होता है इसके हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करने का, जब हमारे पास में सिग्नल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए। अब बात आई कि भाई ए एन आपने दे दिया, हम उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, हमें तरीका तो पता होना चाहिए ना कि ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए नोट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और बी एन की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। चलिए इसकी बात कर लेता हूं। तो ए नोट की जो वैल्यू होती है दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज 1/t नोट, जो भी हमारे पास में टाइम पीरियड होता है उससे आपको डिवाइड कर देना है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। और जो भी मेरे पास में सिग्नल दिया गया है, मान लो ये सिग्नल था xt और dt, ये मेरे पास में क्या होगा, ये हमें रिप्रेजेंट करके देता है बेसिकली उस सिग्नल की क्या, एक डीसी वैल्यू बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो कि वो मेरे पास में क्या करेगा, उसकी एवरेज वैल्यू डिफाइन करता है। किसकी, जो भी मेरे पास में सिग्नल है कि हमारा सिग्नल ऑन एन एवरेज इतनी वैल्यू रखता है अपने अंदर में, यानी कि हम बोले कि इतनी वोल्टेज वो अपने पास में रखता है, तो आप उसका डीसी सिग्नल बोल दो या फिर अपना एवरेज वैल्यू उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी बात करें कि इसके अंदर में जो दूसरा मेरे पास में आया फैक्टर वो ए एन आया है। अब ए एन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये तो उसका एम्पलीट्यूड है ना, उस पर्टिकुलर कोसाइन का मेरे पास में एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर दूंगा, तो बाद में तो मुझे इसकी जगह पे क्या करनी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। मान लो 3 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी इसके अंदर में वोल्टेज आएगी वो यहां पर पुट करनी है। तो इसका भी फॉर्मूला मेरे पास में क्या रहेगा, दैट कैन बी रिटन एज 2/t नोट। ये ध्यान रखेंगे 2/t नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे t नोट टाइम से। यहां पर मेरे पास में सिग्नल होगा xt, ये xt अलग है, ठीक है ना। ये हमने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बना दिया है। आपको क्वेश्चन के अंदर में दिया, मान लो साइन ओमेगा टी आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसको आप एक्सपेंड करो फोरियर सीरीज के अंदर में, तो इस पर्टिकुलर के टाइम पे हमारे पास में ये जो सिग्नल है साइन टी आप लोगों को दिया गया है, ये यहाँ पर xt का काम करता है। फिर हम इसके हार्मोनिक्स को अलग अलग पॉइंट पर 1 पर 2 पर 3 पर ये फाइंड आउट करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्टकट्स के साथ में मैं और अच्छे से इनको समझाऊंगा। xt और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये ए एन निकालना है और ए एन के साथ में क्या आता है, कोस आता है। तो यहाँ पर भी आप करेंगे कि कोस एन ओमेगा नोट टी। अब ये ओमेगा नोट क्या है भाई, मेरे पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो मैंने बताई, ये जो मैंने येलो कलर का दिखा रखा था बाहर वाला, ये अपने आप में क्या एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रखने वाला है। तो ये मेरे पास में आएगा कोस एन ओमेगा नोट टी। अब ये तो मेरे पास में क्या आ गए, ये सिग्नल जो है ए एन आ गया। मान लो मैं माइनस एन के लिए फाइंड आउट करूं, तो जैसे हमने कहा ना कि माइनस इन्फिनिटी के लिए बात कर सकते हैं, -2 के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई ये जो सिग्नल्स होते हैं ए एन जो भी अपने आप में निकल के आएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया भी है पीछे। अगर आईएएस की बात करें तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये वैल्यू होती है मेरे पास में -n के ऊपर में भी सेम वैल्यू रहती है। यानी कि आपसे पूछा गया कि कोसाइन का जो भी कोफिशिएंट है वो अपने आप में क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी मेरे पास में सिग्नल मान लो ए एन और उसका नेगेटिव यानी कि a-n वैल्यू पर मैं उस सिग्नल की वैल्यू फाइंड करूं और दोनों सेम आ जाए, नेगेटिव पॉइंट के ऊपर में भी और पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर में, तो वो सिग्नल अपने आप में क्या होते हैं, वो होते हैं भाई इवन सिग्नल। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने समझा था कि मान लो मैंने an वैल्यू रखा, मान लो मैंने bn वैल्यू रखा और आपने नेगेटिव के ऊपर में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो -n पर, तो ये अपने आप में क्या होगा, इसका नेगेटिव हो जाता है। और ऐसा जब भी हमारे पास में आता है तो ये क्या होते हैं, ये ओड सिग्नल हो जाते हैं। तो जो भी मेरे पास में an सिग्नल होगा, सॉरी an का जो एम्पलीट्यूड होगा या फिर an जो मेरे पास में निकल के आएगा, इसका कोफिशिएंट जो निकल के आएगा वो क्या होता है, इवन सिग्नल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि a0 किसको रिप्रेजेंट करता है इन फोरियर रिप्रेजेंटेशन, तो आप बोलेंगे कि डीसी सिग्नल को या फिर उसकी एवरेज वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर आपसे पूछ लिया गया कि an जो है वो अपने आप में इवन है या ओड है, तो देखते हैं आप बता पा रहे हैं कि a-n और an दोनों इक्वल रहते हैं, तो यहां पर आप बोलेंगे कि ये सिग्नल अपने आप में क्या होंगे, यानी कि जो कोफिशिएंट निकल के आएगा वो मेरे पास में इवन रहेगा। तीसरा बात करूं bn को लेकर, तो bn अपने आप में क्या रहेगा, इसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे 2/t नोट से।
यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर में 2/t0 इंटीग्रेशन आप करेंगे t0 तक, सिग्नल मेरे पास में xt आएगा और यहाँ पर आपके पास में आके आ जाएगा sin n ओमेगा नॉट t, उस पर्टिकुलर हार्मोनिक्स के लिए जिसके लिए भी आप उसका एम्पलीट्यूड निकालना चाहें इजीली निकाल सकते हैं। पहले के लिए निकालना है, सेकंड दूसरे के लिए निकालना है, तीसरे के लिए, यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यूज का आपको क्या करना है, चेंज करते हुए चलना है, उस पर्टिकुलर का आपको हार्मोनिक्स निकलता हुआ आ जाएगा। मान लो पहले मेरे को येलो वाले का निकालना था, फिर ये जो मैंने रेड बनाया इसका निकालना है, फिर जो यहाँ पर आप स्काई ब्लू कलर के अंदर में देख रहे हैं उसका मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है। तो उस पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर में आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से पुट आउट करके चल सकते हैं। ठीक है ठीक है जी। अब ये वैल्यू क्या रहेगी, ये मेरे पास में रहेगी -b -n, यानी कि अगर मैं उसको नेगेटिव के ऊपर में चेक करना चाहूं तो जो वैल्यू मेरे पास में bn यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पर आ रही होगी, यानी अगर मैं यहां पर सिग्नल मेरे पास में 0 है, अगर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 1 वैल्यू और यहां पर मेरे पास में -1 वैल्यू है, अगर मैं -1 वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर सिग्नल मुझे 1 पर ऊपर की साइड में मिल रहा है तो -1 पर मुझे क्या मिलेगा, वो नीचे की साइड में मिलेगा। यानी कि जो bn मेरे पास में कोफिशिएंट निकल के आता है फोरियर सीरीज का, वो क्या होता है, अपने आप में ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और an क्या होता है मेरे पास में, ये अपने आप में इवन फंक्शंस होते हैं, और a0 अपने आप में क्या होता है, ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट करके देगा, यहां पर इसकी डीसी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेकर। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेकर, जिसके अंदर में हम देखेंगे कि कैसे आपको जो हमारे पास में कॉन्जुगेट्स होते हैं उनकी क्या सिमेट्री होती है और उसके ऊपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए।